मंडप में तेजवीर और बानी दोनों अपने साथ फेरे ले रहे थे। कुछ ही मिनटों में फेरे खत्म करके अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी कहने लगे, श्रीमान आप वधू के मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहना दीजिए। पंडित जी की बात सुनकर गौतमी और अरुणिमा दोनों ही खड़ी हुई थी। अरुणिमा जो कि बानी के पीछे ही खड़ी थी, थोड़ा आगे झुककर बानी की घूंघट उठाने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ाया था कि तभी तेजवीर ही अपना एक हाथ से उसकी घूंघट को थोड़ा ऊपर करके उसके मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र गले में पहना दिया। जैसे ही सबके कानों में पंडित जी की आवाज आए, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनकर सबके चेहरे पर खुशियां छा गई। रूपाली और महेश दोनों तो ये देख खुशी हो रहे थे कि आज सच में उसकी बेटी की शादी हो गई थी। अभी तक खुशी में डूबे हुए रूपाली और महेश दोनों को तो ये नहीं पता कि आखिर में उनकी बेटी की किडनैप हो गई है। वानी को ही अपनी बेटी पिया समझकर इमोशनल होते जा रहे थे, लेकिन उनको एक बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि दुल्हन बनकर खड़ी पिया इतना कैजुअल कैसी थी। और अगले ही पल उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी किसी से डरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। ये सोचकर ही वे दोनों शांत होकर खड़े रहे ताकि उन पर कोई शक न करे। यहाँ तेजवीर और बानी शादी पूरा होने के बाद सब बड़े लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। मिस्टर दामोदर और कविता दोनों साथ में उन दोनों को आशीर्वाद बड़े ही प्यार से दिया। सबसे आशीर्वाद लेने के बाद बानी के दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो तेजवीर के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। ये सुनकर तेजवीर भी हाँ में सिर हिलाकर रूपाली और महेश के पास चले आए। दोनों को आता हुआ देख दोनों को और भी ज्यादा खुश हो गए। इस वक्त बानी के चेहरे पर घूंघट होने की वजह से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कोई भी देख नहीं पा रहा था। बानी और तेजवीर झुककर आशीर्वाद लिया तो महेश और रूपाली भी अपनी बेटी पिया समझकर पूरे दिल से आशीर्वाद दिए। महेश बानी को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी अचानक से उसकी मोबाइल रिंग करना शुरू हो गया। ये देख महेश थोड़ा छिड़ तो गया था, लेकिन अपना फोन उठाने के लिए वही साइड पर चला गया और कुछ देर बात करने के बाद वापस से रूपाली के पास चला आया। गौतमी जल्दी से बानी के पास आते हुए बोली, चलो बेटा अब विदाई का समय हो चुका है। और रूपाली की तरफ देखते हुए बोली, मिसेज कश्यप आप विदाई करोगे कि नहीं, या बस ऐसे ही खड़े होकर देखती रहोगी। गौतमी की बात सुनकर रूपाली जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, जी मैं अभी करती हूँ। इतना कहकर वो बानी को लेकर वहां से चली गई और तेजवीर अपने गाड़ी में जाकर बैठ गया, उसके साथ साथ पूरे परिवार भी। रूपाली विदाई करवाते हुए बानी को गाड़ी के पास लेकर आ गई, लेकिन तभी उसका चेहरा घूंघट से थोड़ा ऊपर उठ गया और उसी समय पिया की बुआ कातैनी की नजर बानी पर पड़ गई। ये देख वो एकदम से चौंक गई और उसकी मुंह से एक भी शब्द ही नहीं निकल रहा था। वो रूपाली को बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक विदाई भी हो गई। बानी को गाड़ी में बिठा दिया। जब रूपाली अपनी नजरें फेरा कर कात्यायनी और देखा तो उसको ऐसे भूत की तरह एक ही जगह पर खड़े देख उसके पास चली गई। कात्यायनी क्या हुआ, तुम ऐसे भूत की तरह एक ही जगह पर क्यों खड़ी हो और पिया से भी मिलने आगे क्यों नहीं आए? रूपाली की बात तो उसके कानों में तक तो जा रही थी, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसको ऐसे कुछ रिएक्ट ना करने पर रूपाली उसको हिलाते हुए बोली, कात्यायनी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, कुछ हुआ है क्या? रूपाली की आवाज सुनकर तुरंत अपनी होश में आती हुई बोली, भाभी पिया कहाँ है? रूपाली जैसे ही ये सवाल सुना तो वो थोड़े हल्की से मुस्कान के साथ उसके कान में बोली, हमारी पिया तेजवीर के बगल में बैठी है, वो देखो। ये कहकर अपनी उंगली से इशारा करते हुए दिखाई, लेकिन ये जानकर कात्यायनी को खुशी नहीं हुई बल्कि गुस्से में आकर रूपाली को थोड़ा साइड ले जाकर कहा, वो हमारी पिया नहीं है, वो बानी है, बानी। ये सुनकर रूपाली का तो होश ही उड़ गए और जल्दी से उस ओर देखने लगी जहां बानी गाड़ी में बैठी हुई थी। अब बानी और तेजवीर की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी तभी बानी, जो कि इतनी देर से अपनी घूंघट के अंदर से रूपाली और महेश के हर एक हरकत पर ऑब्जर्व करने में लगी हुई थी, जब उसे एहसास हुआ कि रूपाली को सच्चाई पता चल गई है, उसने जाते जाते अपनी घूंघट को थोड़ा ऊपर करके रूपाली को देखने लगी। जैसे ही रूपाली की भी नजर बानी पर पड़ी, उसके तो होश ही उड़ गए। रूपाली का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। रूपाली ने देखा कि बानी के चेहरे पर मुस्कान है तो पता नहीं क्यों उसका हाथ पैर कांपने लगे। तब तक सिंह पूरे परिवार अपने मंजिल की तरफ निकल चुकी थी। बानी तेजवीर के साथ अपनी ससुराल के लिए निकल चुकी थी। बानी तब तक रूपाली की गाड़ी के खिड़की से जब तक देखती रही तब तक उसके आंखों से उजल ना हो जाए। बानी ने देखा कि इसकी गाड़ी सुनसान सड़क पर आ गई है। अपनी पीठ सीधे करके बैक शीट से टिका कर आराम से बैठ गई और कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके बैठ गई।
और पिछले जन्म की बातें को याद करने लगी, या यूं कहें कि पिछले जन्म की यादें एक बार फिर उसके दिमाग में दौड़ने लगी। बानी को पता था कि अब रूपाली क्या करने वाली है। रूपाली सबसे पहले पिया को ढूंढने की कोशिश करेगी। पिछले जन्म में भी यही तो हुआ था। रूपाली जल्दी से जाकर पूरे जगह छानबीन करने लगी। पिया को हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। कात्यायनी भी हर तरफ छानबीन करने लगी। रूपाली ने हर तरफ पिया को ढूंढते हुए आखिर में महेश के पास चली आई। महेश, जो कि उन्हीं गुंडे से बात करने में व्यस्त था, अपनी पत्नी रूपाली को इतना हड़बड़ाते हुए आते देख वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रूपाली को ऐसे हड़बड़ाते हुए आते देख जल्दी उसके पास आकर पूछने लगा, रूपाली, रूपाली क्या हुआ, तुम ऐसे हड़बड़ाते हुए क्यों आ रही हो, और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है, हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। महेश की बात सुनकर रूपाली जल्दी से सारी बातें बताने लगी जो अभी अभी उसके साथ हुआ था। महेश भी ये जानकर वो भी हक्का बक्का रह गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और कब हुआ, और अगले ही पल उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर बानी यहाँ पर है तो वो गुंडे किसे किडनैप की होगी। महेश अपनी सोच में डूबा हुआ देख रूपाली उसे झिंझोरते हुए बोली, अब बताओ भी आप चुप क्यों है, पिया कहाँ है? अगर बानी यहाँ पर है तो वो गुंडे किसे किडनैप की होगी। महेश अपनी सोच में डूबा हुआ देख रूपाली उसे झिंझोरते हुए बोली, अब बताओ भी आप चुप क्यों है, पिया कहाँ है? रूपाली को इतना परेशान देखकर महेश उसे शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स, तुम शांत रहो, हमारे पिया जहाँ कहाँ भी है वो ठीक होगी, और मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। तुम घर घर जाओ, और हाँ, इस बात को तुम किसी से भी मत कहना, गुस्से में आकर भी तुम शांत रहो। जाओ, अब मुझे भी निकलना होगा। निकलना होगा, पर कहाँ? रूपाली परेशान और थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। उसकी बातों का इग्नोर करते हुए महेश ने कहा, तुम इस वक्त घर जाओ, मैं बाद में आकर सारे बातें बताऊंगा, ठीक है? रूपाली और आगे कुछ पूछने वाली ही थी कि तभी उसने देखा कि महेश जल्दी जल्दी में वो गाड़ी में बैठकर निकल चुका है। महेश को कुछ अंदाज लग गया था कि कहीं बानी की जगह पिया का किडनैप तो नहीं हुई है। जैसे ही ये ख्याल महेश के दिमाग में आ रहा था, वैसे ही अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा था। उसको भी जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंचना था। महेश बिना देरी किए वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगाए जा रहा था। उसके मन में ये भी डर था कि कहीं उन गुंडे लोग बानी को खत्म करने की जो ऑर्डर दिया था कहीं पिया के साथ ही ना कर दे। वो तो हर किस ऐसा होने नहीं देने वाला था। इन सब ख्यालों में सोचते हुए महेश बार बार फोन किए जा रहा था, लेकिन सामने वाले की कॉल ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसे महेश और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। दूसरी ओर तेजवीर और बानी दोनों ही सिंह विला पहुंच गए थे। गौतमी बानी और तेजवीर दोनों की आरती उतारकर बानी को गृह प्रवेश के लिए अपना दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर के अंदर आने के लिए कहा, बेटा अंदर आ जाओ। सभी लोग बानी को बड़े ही आदर के साथ हर एक रस्म को पूरा कर रहे थे। घर के बाकी मेंबर्स हरमान, हर्षित और भाविनी आगे आकर बानी को बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ वेलकम किए। वेलकम बानी भाभी। बानी हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। तभी छोटी सी परी दौड़ते हुए आकर बानी को अपनी क्यूट एंड स्वीट आवाज में बोली, वेलकम चाची। उसकी इतनी प्यार और स्वीट आवाज सुनकर बानी नीचे झुककर गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू मेरी नन्ही सी परी। बानी की मुंह से ऐसे बातें आने के वजह से बानी को याद आया कि वो पिछले जन्म में भी परी को ऐसे ही प्यार से बुलाया करती थी। ये याद आते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, साथ ही सबके चेहरे पर भी छा जाती है। कुछ देर बाद सभी रस्में खत्म होने के बाद कविता ने अरुणिमा और गीता को आदेश देते हुए बोली, तुम दोनों बानी को लेकर जाओ और तेजवीर के कमरे में छोड़कर आ जाओ, रात बहुत हो चुकी है। वे दोनों जल्दी से ठीक है माँ जी कहकर बानी को तेजवीर के कमरे में छोड़ने के लिए उसे वहां से लेकर चले गए। आज सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, जिस कारण सभी लोग बानी को जाते ही वे लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए। यहाँ बानी को तेजवीर के कमरे में छोड़कर गीता और अरुणिमा दोनों ही कमर से बाहर आ गए। दोनों को वहां से जाने के बाद बानी पूरे कमरे को स्कैनिंग करने लगी। इतना बड़ा रॉयल स्टाइल में बना कमरा व्हाइट एंड ग्रे कलर में और भी ज्यादा आकर्षक दिख रही थी। तभी उसे याद आता है कि वो तो 2 दिन के बाद तेजवीर के साथ उनकी प्राइवेट विला में चली जाएगी। इन सब ख्यालों में बानी डूबी हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आने के वजह से उसका ध्यान टूटा और पीछे मुड़कर देखा तो सामने तेजवीर खड़ा था। उसे देख बानी की दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह जोरों शोरों से धड़कने लगा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी, या यूं कहें कि दोनों की आंखें बहुत कुछ बातें करना चाहती हो। बानी की दिल की धड़कन को 10 कदम दूरी पर खड़ा तेज भी अच्छे से सुन पा रहा था। अपनी कदमों को धीरे धीरे से आगे बढ़ाने लगा।
तेजवीर को अपने ओर आता हुआ देख बानी और भी ज्यादा नर्वस होने लगी। उसको ऐसे नर्वस होता देख तेजवीर अपनी धीमी मगर अट्रैक्टिव आवाज में कहा, रिलैक्स, इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अपना एक हाथ ऊपर उठाकर बानी के बाल और गजरा जो अब इस वक्त थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ था उसे ठीक करते हुए आगे कहा, सच में आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये सुन बानी और भी ज्यादा शर्माने लगी। तेजवीर बानी के गालों को बड़े ही प्यार से सहलाने लगा। बानी को ऐसे शर्माते हुए देख उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। ये देख बानी जल्दी से तेज के सीने से लग गई। तेजवीर भी उसे कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर से स्माइल हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी बानी को कुछ याद आता है और तेज से थोड़ी दूर होते हुए कहने लगी, जी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ये सुन तेज बड़े ही शांत लहजे में कहा, हम कहो, जो कुछ भी कहना है बेफिक्री से कहो। बानी थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं। बानी को एक शब्द बार बार रिपीट करता देखकर तेज के चेहरे पर थोड़ा कंफ्यूज का भाव आ गया और जाने की कोशिश करने लगा कि बानी क्या कहने की कोशिश कर रही है। तेज उसे कंफर्टेबल कराते हुए दोबारा कहा, देखो तुम बेझिझक जो कुछ कहना है तुम कह सकती हो, इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ, कोई भी परेशानी वाली बात है तो मुझसे कह सकती हो। ये सुन बानी पहले अपने आप को नॉर्मल किया फिर अपनी मन की बात कहना शुरू किया। जी मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है। सबसे पहले बात यह है कि मैंने कॉलेज का एडमिशन कर लिया है पहले से ही, अब मुझे कॉलेज को कंटिन्यू करना है। ये सुनकर तेज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। बस इतना ही, ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम अपना स्टडी आगे कंटिन्यू जरूर करोगी और करनी भी चाहिए, इसमें पूछने वाली बात क्या है, तुम कर सकती हो ठीक है। ये सुन बानी बोली, आपको कैसे पता कि मैं स्टडी को कंटिन्यू करना चाहूंगी? वो मुझे दादू से पता चला, तुम हमारे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी ना, और मुझे ये भी पता चला कि तुम पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा फास्ट भी हो, जो पढ़ती हो उसे बहुत ही ज्यादा इजीली कैच कर लेती हो, क्यों है ना? तेजवीर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बानी हंसते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मैं जो भी पढ़ती हूँ बहुत ही कंसंट्रेट के साथ पढ़ती हूँ ना, तो जल्दी से याद हो जाता है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास कोई सुपर पावर होगी, तेजवीर ने हंसते हुए कहा। तो बानी ये सुनकर वो थोड़ी सकपका गई और बात को बदलते हुए बोली, आप पूरे रात ऐसे ही बात करने वाले हैं क्या? मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। और हमारे फर्स्ट नाइट का क्या? तेजवीर बानी को अपनी ओर धीरे से खींचते हुए कहा। तो वही बानी की हालत ये सुनकर शर्म के वजह से पानी पानी हो रही थी, अपनी नजरें भी नीचे झुका ली। तेजवीर बानी को अपने बाहों में लेकर बेड पर लेटा दिया और उसे इतने पास और गौर से देखने लगा और एक नजर खिड़की के बाहर चांद को देखने लगा। अपनी सॉफ्ट एंड अट्रैक्टिव आवाज में कहा, भले ही आसमान का चांद दाग हो, लेकिन मेरी चांद बेदाग है, कोई सौंदर्य की देवी हो। ये सुनते ही बानी जल्दी से तेजवीर के गले लग गई, शर्म के मारे और भी ज्यादा उसकी हालत सिहरन उठने लगी थी। अपनी सॉफ्ट एंड अट्रैक्टिव आवाज में कहा, भले ही आसमान का चांद दाग हो, लेकिन मेरी चांद बेदाग है, कोई सौंदर्य की देवी हो। ये सुनते ही बानी जल्दी से तेजवीर के गले लग गई, शर्म के मारे और भी ज्यादा उसकी हालत सिहरन उठने के वजह से खराब होने लगी थी। बानी के चेहरा चांद की रोशनी में और भी ज्यादा गोरा रंग चमक रहा था। तेजवीर बानी के खूबसूरती में इतना खो गया कि कब वो बानी के इतने करीब आ गया खुद उसे ही पता नहीं चला। बानी और तेजवीर दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। तेजवीर उसके इतने नजदीक होने के वजह से उसका दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था। तेजवीर बानी को धीरे धीरे से उसके करीब जाते हुए अपनी एक उंगली से बानी के गोरी और पतली कमर को छूने लगी। जैसे जैसे उसकी उंगली कमर को छू रही थी वैसे धीरे धीरे बानी और भी ज्यादा अपने आप ही सिकुड़ते ही जा रही थी। कुछ पल के लिए तो तेज से दूर होना चाहती थी लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। तेज बानी की एक एक करके उसके गहने निकालते हुए जा रहा था, साथ ही उसके गालों को भी अपनी होठों से चूमे जा रहा था। कभी बानी के माथे पर किस करता तो कभी दोनों गालों को, तो कभी दोनों बंद आंखों को पर चूमने लगता, कभी चीन पर, कभी गर्दन पर। इसी तरह अपनी मदहोश में बानी को चूमते हुए सारे गहने और उसका दुपट्टे को भी हटा दिया था। अब बानी भी तेजवीर के प्यार में मदहोश होती जा रही थी। तेजवीर उसकी गर्दन पर चूमते हुए एक बार फिर उसके होठों को चूमने लगा। अब दोनों के किस इतना डीप किस हो गया कि एक पल के लिए दोनों सांसें लेना भी भूल चुके थे। कुछ सेकंड तेजवीर बानी से दूर हुआ और उसे कुछ पल के लिए देखने लगा। बानी शर्म के वजह से उसका गोरे गाल अब टमाटर की तरह लाल हो चुका था और अपनी नजरें नीचे झुकाए ही खड़ी थी। तेजवीर जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया और बिना देरी किए उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया।
जिसे बानी और भी ज्यादा मदहोश होने लगी। तेजवीर बानी को प्यार करते हुए ही उसके बदन पर कपड़े एक एक करके हटाने लगा और फिर से किस करने लगा। किस करते हुए ही कभी कभी बीच में उसके कॉलरबोन पर बाइट कर देता था, गर्दन से लेकर सीने तक चूमने लगा। दोनों ही प्यार में इतने डूब गए थे कि 4-5 घंटे तक प्यार करने के बावजूद भी उन दोनों के प्यार अभी भी जारी था। सुबह के 4:30 बजे को जाकर दोनों की आंख लग गई थी। वही बानी थककर उसकी आंख जल्द ही लग गई थी। तेजवीर उससे छोड़ते ही वो नींद के आगोश में चली गई और अगले ही पल तेजवीर बानी को अपने बाहों में लेकर वो गहरी नींद में सो गया। आज वे दोनों असलियत में एक हो चुके थे। पिछले जन्म में तो नहीं हुए थे, लेकिन इस जन्म में वे दोनों एक हो गए थे। दूसरी तरफ महेश अपनी बेटी को बचाने के लिए जल्दी से उस सुनसान जगह पर पहुंचना था जहां पिया को किडनैप करके रखा गया था। एक अंधेरे कमरे में, कमरा कहना गलत होगा, लेकिन दिखने में वो एक बड़े से गोडाउन का हाल लग रहा था। पूरा अंधेरा होने की वजह से आसपास का नजारा ठीक से नहीं दिख रहा था, जिसे ये पता लगा पाना मुश्किल लग रहा था कि ये जगह कौन सी है। लेकिन आसपास से आ रही गंदी स्मेल से इतना तो पता चल गया था कि ये कोई बड़ी सी पुरानी टूटी फूटी गोडाउन होगा और आसपास कोई गंदी नाली होगी। वही जमीन पर बेहोश होकर पड़ी पिया, उसे अभी तक होश नहीं आया था, लेकिन उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया था और वे गुंडे लोग ज्यादा ना सोचे समझे उसे वही अंधेरे में फेंक कर बाहर चले आए थे। पिया की बेहोश से ऐसा लग रहा था कि उसे हाई ओवरडोज बेहोश की ड्रग्स सुंघाई गई हो। और हुआ भी वैसा ही था जैसे महेश ने बताया था। वे गुंडे लोग वैसा ही किया था। बानी को हाई ओवरडोज बेहोश की दवा देने को कहा गया था ताकि महेश की दो काम हो जाए। पहला, उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसे अपना नाम पर करवाना था, और दूसरी, बानी को मारकर दिल को उसके सीने से निकलवाना था। ये दो काम होने के लिए बानी को बेहोश होना जरूरी था, लेकिन महेश के बदकिस्मती से खुद की बेटी अब बानी की जगह किडनैप हो चुकी थी, जिसे जो कुछ भी महेश का सपना था वो सब धाराशाही हो चुका था। ये सोच सोचकर महेश का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। तकरीबन 2-3 घंटे तक ड्राइव करने के बाद आखिरकार महेश उस लोकेशन पर पहुंच गया। कुछ गुंडे जो पिया को अंदर अंधेरे कोने में फेंक कर बाहर आकर खड़े थे, उनकी नजर जैसे ही महेश की गाड़ी पर पड़ी वे सभी के चेहरे पर जंग जीतने वाली खुशी झलक रही थी। महेश जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर गुंडे के मैन लीडर के पास गया और कहा, जग्गू, वो लड़की कहाँ है? जग्गू उस गुंडे गैंग के मैन लीडर का नाम था। देखने में 6 फीट लंबा हट्टा कट्टा आदमी था। महेश की बात सुनकर जग्गू तुरंत आगे आकर कहा, साहब, जैसे आपने कहा था हम लोगों ने वैसा ही किया है। ये सुनकर महेश का पैर वही जम गए। उसके मुंह से कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसे खुद यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी साजिश के वजह से खुद उसी की ही बेटी की जान को गंवानी पड़ेगी। वो हकलाते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने मार दिया? ये सुनकर जग्गू को एक पल समझ ही नहीं आया कि महेश ऐसे क्यों कह रहा है। उसने महेश को समझाते हुए कहा, अरे नहीं साहब, अभी तक वो लड़की मरी नहीं है। आपने कहा था कि जब तक आप हमें मारने की परमिशन ना दूं तब तक उस लड़की को कुछ नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने अभी तक उसे मारा नहीं है, बस वो अभी तक बेहोश पड़ी है। जैसे ही ये सुना महेश की जान में जान आ गई। एक गहरी सांस लेकर जल्दी से अंदर जाते हुए कहा, जल्दी से मुझे उस लड़की के पास ले चलो। कहाँ है वो लड़की? वे गुंडे भी बिना कोई सवाल जवाब किए बस जल्दी से महेश की बात मानते हुए उसे पिया के पास लेकर चले गए। तभी महेश की नजर कोने में पड़ी पिया पर चली गई। हालांकि महेश भी अभी तक पिया का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, फिर भी वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात मान चुका था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी पिया है। फिर भी एक बार वो लड़की का चेहरा यानी पिया का चेहरा देखकर कंफर्म करना चाहता था कि उसकी बेटी है कि नहीं। जैसे ही महेश पिया के पास गया, अपनी मोबाइल के टॉर्च के लाइट से पिया का चेहरा देखने लगा। जैसे पिया के चेहरे पर बिखरे हुए बाल को हटाया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। सच में उसी की बेटी पिया ही थी। महेश ने पिया को अभी भी जिंदा है ये सोचकर उसने एक बड़ी सी राहत की सांसें लेने लगा, मानो जो इतने देर से उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ था अब वो हट गया हो। और अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत साफ दिखाई देने लगा। महेश ने पिया को अभी भी जिंदा है ये सोचकर उसने एक बड़ी सी राहत की सांसें लेने लगा, मानो जो इतने देर से उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ था अब वो हट गया हो। और अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत साफ दिखाई देने लगा। महेश गुस्से से जग्गू से कहने लगा, मैंने कहा था कि दुल्हन को किडनैप करने को, और तुम लोगों ने मेरी ही बेटी को किडनैप करवा के ये लेकर आ गए। मैंने आप लोगों को फोटो भी आपके मोबाइल पर भेजे थे ना, फिर ऐसे कैसा कर दिया तुम लोगों ने?
महेश की बात सुनकर वे गुंडे सभी एक पल के लिए डर के मारे बहुत बुरी तरह से पसीनों में तरबतर हो चुके थे। लेकिन उन्हीं गुंडे के लीडर महेश को बहुत ही असमंजस में देखे जा रहा था। उसने थोड़ा गंभीर आवाज में कहा, देखिए मिस्टर कश्यप, आप जो भी कहना चाह रहे हैं हमें साफ साफ बताएं। आपने खुद ही कहा था कि दुल्हन को किडनैप करवाना है, और वो किस वक्त कहाँ पर होगी ये भी बताए थे, और हमने ठीक वैसे ही किया जैसे आपने हमसे करने के लिए कहे थे। इस बीच में आपकी बेटी बीच में कहाँ से आ गई? देखो ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम लोगों को मैंने दूसरी दुल्हन की तस्वीर दी थी ना? महेश गुस्से से भड़कते हुए कहा। महेश को इतना गुस्से में भड़कते हुए देख जग्गू ने कहा, देखिए साहब, आप जैसे कहे थे हम लोग भी वैसा ही किया है। इन बीच दुल्हन कब और कैसे बदल गई ये हमें नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है मैडम को जल्द से जल्द यहाँ से निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकती है। जैसे ही महेश ने ये सुना उसको एहसास हुआ कि अंदर तो पिया बेहोश पड़ी है। तब जाकर सभी गुंडे पर चिल्लाते हुए कहा, तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले चलो। जैसे सभी गुंडे ये सुना तो बिना देरी किए पिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। महेश अपनी बेटी की जान फाइनली बचाने की वजह से एक राहत भरी सांस लेकर अपनी चेहरे पर हाथ फिराने लगा। हालांकि अभी भी अपनी बेटी को खो देने की बात सोचकर ही डर और घबराहट दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो डोज बानी को देने के लिए बनाया गया था, अब वो डोज पिया के शरीर में मौजूद थी, जिसे महेश को अपनी बेटी को खोने का डर अभी भी सता रहा था। इन सभी ख्यालों में वो डूबा ही था कि तभी उसके फोन पर रूपाली का नाम फ्लैश करने लगा। फोन की आवाज सुनकर महेश हड़बड़ाते हुए फोन को उठा लिया। हेलो, सामने से रूपाली की आवाज आए। हाँ रूपाली बोलो, महेश अपने आप को शांत होते हुए कहा। पिया कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं बताइए। रूपाली परेशान होकर महेश कुछ कहने से पहले ही अपना सवालों की बाढ़ ही बोचार कर दी। रूपाली इतना ज्यादा परेशान होते देख महेश ने कहा, पिया ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस बेहोश है, उसे लेकर सुबह तक पहुंच जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, और बाकी की बातें वहां आकर करता हूं। इतना कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी ओर सिंह परिवार में बानी तेजवीर के बाहों में सुकून से सो रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट और खिड़की से हल्की ठंडी हवा, जिसे सुबह का मौसम सुहाना था। ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज से बानी की आंखें खुली। हल्की सी उबास लेते हुए अपनी जगह से उठने को हुई, तभी उसे एहसास हुआ कि वो तेज की बाहों में है। ये देख बानी के चेहरे पर मुस्कान और शर्म दोनों ही आ गई। कुछ देर तक सुकून से सो रहा तेज को देखने लगी। तेज सोए हुए भी बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम लग रहा था, साथ ही मासूम एक छोटे बच्चे की तरह। सोचते हुए बानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और हल्के से तेज से दूर होकर तैयार होने चली गई। आज उसका ससुराल में पहला दिन और पहला रसोई का रस्म भी था। ये तेज के मोबाइल बजाना शुरू हो गया। जब तेज अपनी आंखें खोलकर देखा तो मोबाइल के स्क्रीन पर राघव नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख फोन उठाते हुए तेज ने कहा, हाँ बोलो। बस ये एक ही शब्द सुनकर दूसरी ओर से राघव समझ गया कि तेजवीर अभी भी नींद में है। सबसे ज्यादा इस बात पर हैरान था कि आज से पहले तेजवीर इतने देर तक नहीं सोया था। सबसे बड़ी बात, आज जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसके बारे में भूल गया था। अब बोलोगे भी या नहीं? ऐसे ही चुप रहोगे? तेजवीर चिढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा भी साफ झलक रहा था। बॉस, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है 9 बजे, और अब ऑलरेडी सुबह के 8:30 बज चुके हैं, इसलिए आगे वो कुछ कह पाता तेजवीर बीच में ही बोल पड़ा, कैंसल कर दो। राघव को कुछ समझ ही नहीं आया कि आगे कहे तो क्या कहे। वो कुछ कह पाता, उसे एहसास हुआ कि सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। वो तो इसे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय तेजवीर का अगला कॉल आने तक का इंतजार करने का। यहाँ तेजवीर कॉल रखने के बाद अपनी नजर यहाँ वहां दौड़ाने लगा। इस वक्त उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है, टॉप 1 का बिजनेसमैन है। एक छोटे बच्चे जैसे लग रहा था, मानो कोई अपनी फेवरेट चीज ढूंढ रहा हो। उसे बानी कहीं नहीं दिखाई दी, सीधे उठकर फ्रेश होने चला गया। बानी तैयार होकर किचन रूम में आ गई थी। आज पहली रसोई होने की वजह से आज कुछ मीठा बनाने में लग गई थी। लीला भी उसका साथ देने में लगी हुई थी। मीठा तो बानी ही बना रही थी, लेकिन लीला कुछ ना मिलने वाली चीजें देने में मदद कर रही थी, साथ ही बकते करने में भी लगी हुई थी। वही गौतमी अरुणिमा बाकी कामों में व्यस्त थी। कोई पूजा कर रही थी तो कोई खाना बना रही थी। गौतमी बानी काम को देखकर बिच बिच में हंसे जा रही थी। गौतमी बानी के पास आती हुई बोली, वाह क्या खुशबू है, लगता है आज बढ़िया मीठा खाने को मिलने वाला है। गौतमी की बात सुनकर बानी भी मुस्कुराने लगी।
आधे घंटे के बाद सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आज बहुत बढ़िया मीठा बना है, ऐसा मुझे लग रहा है, हर्षित अपनी जगह पर बैठते हुए कहा। हाँ, आज एक नहीं बल्कि दो तरह की मिठाई बनी है, एक है खीर और दूसरा है गाजर का हलवा, एकता मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बातों पर सब लोग मुस्कुराने लगे। तभी सबके कानों में सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे तेज पर पड़ी। तेजवीर अपनी एक हाथ ट्राउजर के जेब में डालकर एक राजा की तरह चलकर आ रहा था। उसका पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ हैंडसम और रौबदार ऑरा भी महसूस हो रहा था। बानी के नजर जैसे ही तेज पर पड़ी, तेज भी बानी को एक टक देखने लगा। दोनों की नजर एक टक एक दूसरे में ही खोए हुए थे। दोनों को ऐसे खड़े हुए देख दामोदर खांसने का नाटक करने लगे ताकि दोनों की ध्यान टूटे। हुआ भी वैसा ही, सब लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देख बानी शर्माने लगी। वही तेजवीर के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था। एक्सप्रेशन लेस चेहरा लेकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। लेकिन हर किसी को क्या पता उसके दिल में बानी के लिए प्यार कितना है, और इस वक्त उसका बस चले तो जाकर बानी को एक किस ही कर देता। बानी ने आज जो मीठा बनाई थी, सबके सब तारीफ करना शुरू कर दिया, लेकिन तेजवीर चुपचाप बड़े ही चाव से खाए जा रहा था। उसके मुंह से एक भी तारीफ की शब्द नहीं निकल रही थी। ऐसा नहीं था कि तारीफ करना नहीं चाहता था, बस वो खाने की मजा और फैमिली मेंबर्स के मुंह से अपनी बीवी की तारीफ सुनकर मजे ले रहा था। सब लोग खाने के बाद बानी को कुछ न कुछ पहेली रसोई का सगुन के तौर पर तोहफे देने लगे। आज बानी असलियत में बहुत ज्यादा खुश भी थी, लेकिन बार बार तेजवीर की तरफ भी देख रही थी। तेजवीर भी बानी को देखे जा रहा था। बानी अपनी हाथों में पकड़े तोहफे को इशारा करके दिखाने लगी। उसकी ऐसे हरकत देखकर तेजवीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और हंसते हुए अपने कमरे के ओर चला गया। ये देख बानी छोटी बच्ची की तरह मुंह फुलाकर मन में बुदबुदाने लगी, अरे ये क्या, इन्हें तो ना कोई तारीफ की और ना ही कोई गिफ्ट दी। इन सब ख्यालों में बानी डूबी हुई थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। अपनी होश में आती हुई बानी नजरें फेरकर बाजू में देखा तो बगल में कविता खड़ी थी। उसके साथ साथ अरुणिमा, गीता और गौतमी भी खड़ी हुई थी। कविता बानी के हाथ में एक लिफाफा देते हुए बोली, सच में आज बहुत ही ज्यादा टेस्टी खीर और गाजर का हलवा बना हुआ था, और ये रही मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इतना कहकर बानी के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देकर चली गई। गौतमी अपनी सोने की हार देकर वो भी आशीर्वाद देकर चली गई। अरुणिमा, गीता भी अपने अपनी तरफ से गिफ्ट्स देकर चली गई। बानी को अच्छी तरह से पता था कि जो भी इस वक्त तोहफे में जो कुछ भी मिला है वो कितनी कीमती है। बानी को याद आता है कि पिछले जन्म में भी ये सभी तोहफे उसे मिला था, लेकिन एक बेवकूफ लड़की होने के वजह से कश्यप परिवार वालों की बातों में आकर सब कुछ रूपाली और महेश को दे दिया था। बानी के दिमाग में जब ये याद आया, वो जल्दी से अपने कमरे में चली आए। जैसे ही बानी अपनी कमरे में आए, उसने देखा कि कमरे में तेजवीर बैठकर कुछ काम कर रहा था। ये देख बानी एक पल के लिए वहीं ठहर गई और तेजवीर को देखने लगी। आप आज ऑफिस नहीं गए? बानी धीरे से अपनी शांत आवाज में पूछा तो तेजवीर बानी की ओर देखकर अपनी एक हाथ से पास आने का इशारा किया। ये देख बानी तेजवीर के पास चली गई। क्या बात है? बानी तेजवीर के सामने आकर बोली। तेजवीर बानी को बड़े ही प्यार से देखते हुए कहा, आज तुमने हलवा बहुत ही टेस्टी बनाया था, और खीर भी, और ये रही मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। बानी के हाथ में एक छोटा सा रेड वेलवेट बॉक्स निकाल कर दे दिया। बानी ने तेजवीर का दिया हुआ गिफ्ट को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये मेरे लिए है, क्या है इसमें? बानी चहकते हुए बोली। तेजवीर अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, खुद ही देख लो। बानी जल्दी से उस डब्बी को खोलकर देखा तो उसमें एक प्यारा सा रॉयल डायमंड का फिंगर रिंग था, जो ब्लू जेड से डिजाइन किया हुआ था। जैसे ही बानी ने ये रिंग देखा तो उसे याद आया कि पिछले जन्म में पिया के हाथ ये रिंग देखा था। जब बानी को ये गिफ्ट मिला था, उसने बिना देखे ही ऐसे ही रख दिया था। तब तो वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी, जिस वजह से ना जाने पिया उससे कितना कुछ छीना था। ये सोचते ही उसने जल्दी से बॉक्स में से निकालकर अपनी उंगली में पहन लिया। उसके गोरे उंगली में और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा था। तेजवीर बड़े प्यार से बानी के चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, कैसा लगा मेरा तोहफा? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बानी ने कहा। दोनों के बीच प्यार भरा खामोशी छा गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी के बाद बानी को कुछ याद आते ही तेजवीर से सवाल करने लगी, वैसे आपको तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना? और आपको तो ऑफिस को बिना कोई कारण के छुट्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर आज क्यों नहीं गए ऑफिस? ऑफिस तो जाना है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज मेरी बीवी के साथ और कुछ समय बिताना है। तेजवीर बानी को अपनी ओर खींचते हुए कहा।
उसको ऐसे खींचने से वो तेजवीर के और भी ज्यादा करीब आ गई। तेजवीर बानी के माथे पर चूमने लगा। बानी शर्मा कर तेज के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। ये देख तेजवीर अपने बाहों में भर लिया। तभी बानी के मोबाइल पर कॉल आने लगा। तेजवीर की कानों में जैसे ही कॉल की आवाज सुनाई दी, थोड़ा बानी से दूर हो गया। बानी अपनी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ रही नाम को देखते हुए मन में ही कहने लगी, मुझे पता था तुम लोग जरूर कॉल करोगे। इतना कहकर चेहरे पर तिरछी मुस्कान छा गई। बानी कॉल उठाने के लिए कमरे की बालकनी में चली गई और कॉल को उठाते हुए बोली, जी कहिए। सामने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि महेश ही था। बानी की सीधे ऐसे बातें करते देख गुस्सा तो आ गया था, लेकिन अपने आप को शांत करते हुए कहा, बानी तुम जल्दी आओ बेटा, पिया हॉस्पिटल में है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो बेहोश हो गई है। बानी ने जब महेश की हुई इन सारी बातें ने सुना तो मन ही मन हंसने लगी, क्योंकि पिछले जन्म में भी ही बातें तो किया था और मैं बेवकूफ की तरह महेश की बातों में आकर हॉस्पिटल के लिए चली गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा पिछले जन्म में हुआ था। हॉस्पिटल तो जाऊंगी लेकिन अपनी मर्जी से। मन में इतना कहते ही बानी महेश से बोली, अच्छा लेकिन बेहोश कैसे हो गई और कब? ये मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, महेश गुस्से को दबाते हुए कहा। ठीक है। इतना कहकर बानी महेश से आगे की बात बिना सुने ही कॉल काट दिया। ये देखकर दूसरी ओर महेश गुस्से से तिलमिला उठा। यहाँ बानी अपना फोन रखकर वापस कमरे में चली आई। उसने देखा कि तेजवीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। बानी तेज के पास आते हुए बोली, जी आपने तो कहा था कि आज ऑफिस नहीं जाने वाले हैं, फिर अब आप रेडी हो रहे हैं। ये सुनकर तेज बानी की ओर मुड़ते हुए उसको बाहों में झगड़ लिया और हल्की सी होठों पर किस करते हुए कहा, तुमने तो कुछ नहीं कहा, तुम चाहो तो आज घर पर ही रुक जाता हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, लेकिन इसके बदले आप शाम को जल्दी घर आ जाएं, अब आपको देर हो रही होगी। इतना कहकर बानी तेज की टाई को ठीक करने लगी। ठीक है बेगम साहिबा, वैसे आज तुम कहीं बाहर जा रही हो? तेजवीर कुछ सोचते हुए कहा। ये सुन बानी एक नजर तेजवीर पर डाली और चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, जी वो मैं हॉस्पिटल को जाकर आना था, इसके बारे में मैं आपसे बात ही करने वाली थी कि इससे पहले आप ही पूछ लिया। तेजवीर बानी के दोनों गालों को प्यार से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कहीं पर जाओगी तो परमिशन या पूछने की जरूरत नहीं है, बस बता देना तुम मेरी वाइफ हो। इतना कहते ही बानी के होठों को चूम लिया। दोनों के बीच हल्का फुल्का रोमांटिक मोमेंट होने के बाद तेजवीर ऑफिस के लिए चला गया और बानी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। तेजवीर ऑफिस जाने के बाद बानी अपना काम में लग गई। उसे जो सोचा था या यूं कहें तो जो प्लानिंग बानी ने बनाई थी उसका अंजाम भी तो देना था। सारा काम निपटा कर अपनी सास गौतमी से इजाजत लेकर गाड़ी में बैठकर चली गई। घंटे बाद बानी की गाड़ी एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। बानी गाड़ी की खिड़की से सामने हॉस्पिटल की ओर देखे जा रही थी। कुछ देर ऐसे घूरने के बाद गाड़ी से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के अंदर चली आई। रिसेप्शन के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, एक्सक्यूज मी पिया, पेशेंट कौन सी वार्ड में है? रिसेप्शनिस्ट बानी को देखकर बोली, मैडम वार्ड नंबर 101। वार्ड नंबर सुनते ही बानी के चेहरे पर हंसी आ गई। मन में कहने लगी, अरे वाह पिया मैडम, आप कितनी लकी है, देखो वार्ड नंबर 101 ही मिला। जो हर कोई अपनी जिंदगी बचाने के लिए 101 नंबर को ही डायल करते हैं, और तुझे तो इस नंबर का कमरा ही मिल गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बानी रिसेप्शनिस्ट को जल्दी से थैंक यू मिस कहकर पिया के वार्ड के तरफ चली गई। पिया का वार्ड फर्स्ट फ्लोर पर ही था। बानी जल्दी से 101 का कमरा भी मिल गया। उसने देखा कि कमरे के बाहर महेश, रूपाली और कात्यायनी तीनों बाहर रखे कुर्सी पर बैठे हुए थे। बानी ये देख उनके पास जाने लगी। कात्यायनी ने देखा कि बानी उनके ओर ही चली आ रही है। जल्दी से रूपाली को अपनी कोने से मारती हुई आंखों से इशारा किया। रूपाली उसकी आंखों के इशारा पीछा करते हुए सामने से आ रही बानी पर पड़ी। ये देख रूपाली का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। रूपाली को गुस्से में देखकर महेश भी बानी की तरफ देखने लगा। पता नहीं क्यों उसे ऐसे लगने लगा कि बानी कुछ ज्यादा ही बदली बदली सी लग रही है। आज पहली बार बिना बात किए ही उसे डर लगने लगा था, फिर भी अपनी चेहरे पर डर का भाव ना लाते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। बानी सीधे आकर महेश और रूपाली के सामने खड़ी हो गई। कुछ कहने से पहले एक नजर रूपाली और बुआ कात्यायनी पर डाली, फिर महेश की ओर देखते हुए बोली, अंकल अब पिया कैसी है? बानी को इतना आराम से पिया के बारे में पूछता देख रूपाली एकदम से भड़क उठी। क्या कहा तूने? पिया कैसी है? वो भी इतनी आराम से पूछ रही हो जैसे उसे कोई छोटी सी बुखार आई हो।
सच तो ये है इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो बानी, सिर्फ तुम। रूपाली उसको ऐसे बोलता देख महेश एक पल के लिए डर गया। उसे लगने लगा कि कहीं रूपाली गुस्से में आकर सारी सच्चाई ना बता दे, इसलिए जल्दी से उसे समझाने का नाटक करते हुए रूपाली से कहा, रूपाली, रूपाली, देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, और भी ऐसे रिएक्ट करोगी तो तुम्हारी हालत गंभीर हो जाएगी, पहले अपने आप को शांत रखो। ये बोलकर महेश अपनी आंखों से कुछ ना बोलने की इशारा कर दिया। ये देख रूपाली चुप तो हो गई, लेकिन महेश को और भी ज्यादा गुस्से से घूरे जा रही थी। महेश अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त रूपाली उसे गुस्से से घूर रही है, फिर भी वो रूपाली को शांत करवा के बानी की ओर मुड़ा और कहने लगा, देखो बानी, हम लोगों को नहीं पता कि कौन और क्यों पिया को किडनैप किया था। हम इस बारे में नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि पिया को बहुत ही खतरनाक ड्रग्स दिए गए हैं और उसकी जान अब भी खतरे में है। लेकिन बानी, एक बात से हम लोग बहुत ही परेशान हैं। परेशान किस बात से परेशान है आप लोग? बानी ने थोड़ा झूठा परेशान होते हुए कहा। तुम अच्छी तरह से जानती हो निम्मी की इलाज चल रही है और उसकी इलाज के लिए भी पैसे कितने खर्च हुए हैं और अभी भी खर्च हो रही है, जिस वजह से अब पिया के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कम पड़ रही है। क्या तुम इस मामले में हमारी मदद करोगी? महेश एक बेचारे गरीब बाप की तरह नाटक करते हुए कहा। बानी को अच्छे से पता था कि पिया को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और साथ ही उसका इलाज महेश कब का करवा दिया है, लेकिन बानी उन लोगों के सामने जाहिर नहीं की। थोड़ा गंभीर एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वो क्या है ना, शादी में खर्च हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा अब मेरे पास 1 लाख से भी कम है। आपको तो पता ही है मेरे शादी में शादी के कुछ खर्चे तो मुझे ही करनी पड़ी थी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये सुनकर महेश को शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन अपनी बेटियों के बारे में सोचकर अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हाँ मैं समझ रहा हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गया। उसका गुस्सा छुपाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वैसे अंकल, अपने पता लगवाया कि नहीं वो लोग कौन थे और आपको पिया कहाँ मिली? आप कहो तो तेजवीर से कहकर ये किसने किया है पता करवाने को कहूँ। बानी झूठी सिम्पति दिखाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर महेश का घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गया। अपनी हकलाते हुए आवाज में कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम खामका दामाजी को परेशान कर रही हो। पिया तो अब थोड़ा ठीक है, मुझे लगता है मिस्टर सिंह को परेशान करना गलत होगा। बानी ने ये सुना तो मन ही मन में महेश का मजाक उड़ाने लगी। ठीक है फिर, अब पिया कैसी है? बानी पिया के कमरे की ओर देखते हुए बोली। वो अब पहले से भी थोड़ा ठीक है, महेश ने कहा तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बानी आगे बोली। ठीक है फिर, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसकी पैर अचानक से वहीं पर रुक गई। बानी ने कुछ सोचते हुए महेश और रूपाली की ओर देखते हुए बोली, अरे मैं तो एक बात कहना ही भूल गई। आप लोग जो मुझे फोन पर बात किए थे ना, आइंदा ऐसी गलती दोबारा ना कीजिएगा। वो क्या है ना, मेरे पति को अच्छा नहीं लगता, क्या पता गुस्से में आकर कब और कैसे उनके गुस्से का अंजाम भी भुगतना पड़े। महेश, रूपाली और कात्यायनी ने सुना तो बानी की बातों में साफ साफ धमकी सुनाई दे रही थी। वे तीनों में से कोई कुछ कह पाता, बानी वहां से जा चुकी थी। रूपाली गुस्से से तिलमिला उठी। देखा ना आपने महेश, इस लड़की की हिम्मत कैसे दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। मेरा मन तो कर रहा है इस लड़की को यही टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। दांत भींचते हुए रूपाली ने कहा तो उसकी बातों पर महेश ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वो भी मन में कहने लगा, तुम टेंशन मत लो रूपाली, वो दिन बहुत जल्द आएगा, उसकी बॉडी को टुकड़ों में बटेगा। उसकी आंखों में बानी को मार डालने का इंटेंस साफ नजर आने लगा। वहीं दूसरी ओर बानी इन सबकी साजिशों से अनजान गाड़ी में बैठकर सिंह विला के लिए निकल चुकी। इसी बीच 1 हफ्ता बीत गया। महेश को समझ आ गया था कि बानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। बानी भी इन 1 हफ्ते में कश्यप फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी, या यूं कहें कि जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आने वाले दिनों में कॉलेज जाने की प्रिपरेशन जो कर रही थी, साथ ही वो अच्छी तरह से जानती थी कि कश्यप परिवार अब उसे नहीं छोड़ने वाले थे और कोई ना कोई साजिश जरूर करेंगे, वरना महेश ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं था। सिंह परिवार ने बानी को कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए हाँ में तो भर दी थी, साथ ही तेजवीर पहले से ही उसे कॉलेज कंप्लीट करने के लिए हिदायत भी दी थी, जिसे बानी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो और भी ज्यादा खुश और पढ़ाई पर फोकस करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर महेश अभी फिलहाल के लिए शांत बैठा हुआ था। अपनी पिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर लाकर 2 दिन हो गए थे। उसकी तबीयत में भी अब पहले से ही सुधार आ गया था। पिया भी कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी थी। पिया वही कॉलेज में एडमिशन ली थी जो बानी ने ली है।
तेजवीर कमरे में बानी बैठकर कुछ पढ़ रही थी कि तभी एक सर्वेंट आकर कमरे का दरवाजा हल्का सा नॉक करते हुए बोली, बानी मैडम नीचे डिनर तैयार हो चुका है, आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर बानी अपनी सिर ऊपर उठाकर उसे देखकर बोली, ठीक है, आप चलिए मैं आती हूँ। वो सर्वेंट हाँ में सिर हिलाकर कमरे से बाहर चली गई। बानी डिनर करने के लिए नीचे चली आई। घर के सभी लोग पहले से ही मौजूद थे, लेकिन तेजवीर उसे कहीं नहीं दिख रहा था। बानी ने जब चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सच में तेजवीर उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। बानी मुड़कर देखा, पीछे तेजवीर खड़ा हुआ था। ये देख बानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों एक साथ सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी जगह पर बैठ गए। दामोदर जी, जो कि डाइनिंग बिच में हेड चेयर पर बैठे हुए सभी को देखे जा रहे थे, सभी को एक साथ डाइनिंग टेबल पर देखकर उनके मन को सुकून भी दे रहा था। कविता को भी वही एहसास हो रहा था। कितने सालों बाद इन 6 दिन में सभी मिलजुल कर रहना, खाना खाना, बातें करना बहुत ही कम वक्त मिलता था, या यूं कहें कि कितने सालों बाद अब वो दिन देखने को मिल रहा था। आज असलियत में दामोदर जी और कविता को एक भरा पूरा परिवार लग रहा था, वरना रोज बस बड़े लोग ही रहते थे। घर के बच्चे तो अपने अपने कामों वजह से बाहर ही रहते थे। तभी दामोदर जी बानी से कहा, बानी बेटा, तुम कॉलेज कब से जा रही हो? मंडे से जाना होगा दादाजी, बानी बोली। बानी की बात सुनकर हर्षित ने कहा, अरे वाह भाभी, आप भी हमारे ही कॉलेज ज्वाइन कर रही हैं आप, ये तो बहुत बढ़िया है, और कितना मजा आएगा, हम सब एक साथ कॉलेज जाएंगे। उसकी बात सुनकर बानी बस मुस्कुराने लगी। वही हर्षित के बगल में बैठी भाविनी अपनी खाने का एक निवाला लेते हुए बोली, वैसे भाभी, आप कौन सी डिपार्टमेंट सेलेक्ट की है? मैंने फैशन डिजाइनर डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, बानी बड़े ही आराम से जवाब दिया। भाविनी ये सुनकर वो चहकते हुए बोली, ये तो बढ़िया है। बानी अपना एक निवाला मुंह में डालते हुए बस हाँ में सिर हिलाकर हल्की सी मुस्कुराने लगी। तेजवीर दामोदर जी और सबको देखते हुए कहा, कल हम वापस विला जा रहे हैं। ये सुनकर कुछ पल के लिए हर तरफ शांति पसर गई। बानी परेशान होकर कभी तेजवीर को देखती तो कभी सभी घरवाले को। चुप्पी को तोड़ते हुए कविता बोली, लेकिन तेज कुछ दिन और यहीं पर रुक जाता। आप जानती है ना दादी माँ, वैसे हम बिच बिच में आया करेंगे। तेजवीर बड़े ही आराम से कहा तो दामोदर जी ने कहा, ठीक है, बस तुम दोनों खुश रहो, और कभी कभी बिच में समय मिला तो ये घर आया करो, ठीक है? वैसे मुझे पता है तुम काम में इतने डूब जाओगे कि बाकी की बातें और काम कहाँ याद होता है। अरे, तेज ने एक बार कह दिया ना, समय मिलने पर वे आया करेंगे, फिर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, मैं बस याद दिला रहा हूँ कि कभी टाइम मिला तो आया करो, वरना साहबजादा तो कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि उसके पीछे उसका एक फैमिली भी है, ये बात वो भूले जाते हैं, दामोदर ने कहा। इन्हीं बातों के बीच सभी का डिनर भी कर लिया और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। एरिस और तेजवीर दोनों ही कुछ देर के लिए बाहर टहलने के लिए आ गए। एरिस तेज से कहने लगा, वीर, क्या तुम बानी को वहां ले जाकर सेफ्टी रख पाओगे? एरिस की बातें सुन तेज चेहरे का कोई भी हाव भाव बदलती हुई नजर नहीं आया, अभी भी शांति से एरिस की बातें सुन रहा था। एरिस हमेशा से तेजवीर को वीर कहकर ही बुलाता था। एरिस आगे कहा, वीर, तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि तुम्हारे कितने सारे दुश्मन हैं, और पता नहीं आगे और कितने पैदा होने वाले हैं। इसलिए तो बानी को साथ में ले जा रहा हूं, ताकि मैं बेफिक्री से रहूं। ये तभी होगा जब वो मेरी आसपास या साथ में रहेगी। तेजवीर आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर तुझे ये सही लगता है तो फिर ठीक है, वैसे आई नो कि तुम मुझसे कोई भी परेशानी होने नहीं दोगे, एरिस ने कहा। उसकी बात सुनकर तेजवीर बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी के बाद अचानक से एरिस चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल गया। उसकी हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसको कुछ याद आया हो। तुरंत तेजवीर की ओर देखते हुए पूछा, वीर, 1 हफ्ते के बाद इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना था ना? एक गहरी सांस छोड़ते हुए तेजवीर ने कहा, 1 हफ्ते के बाद? आप कब जा रहे हैं ड्यूटी ज्वाइन होने? तेज ने पूछा। एरिस भी कैजुअली जवाब देते हुए कहा, मैं भी कल शाम को यहां से निकल रहा हूं। दोनों के बीच कुछ ऐसे ही बातें होने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। तेजवीर जब अपने कमरे में आया तो सबसे पहले उसकी नजर बानी को तलाश करने लगी। कमरे में बानी कहीं नहीं दिखी। तभी कानों में बाथरूम से आ रही पानी की आवाज से तेज को पता चल गया कि बानी बाथरूम में है। फिर सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप निकालकर काम करने लगा।
तेज के कानों में बाथरूम से आ रही पानी की आवाज से उसको पता चल गया कि बानी बाथरूम में है। फिर सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप निकालकर काम करने लगा। आधे घंटे के बाद जब बानी बाथरूम से बाहर आई, उसकी नजर अभी तक तेज पर नहीं पड़ी थी। अपनी बालों को टॉवल से पोंछते हुए बस बेड के पास आ गई। इस बात से अनजान की तेजवीर उसे एकटक निहारे जा रहा था। बानी अपनी बालों को सुखाने के लिए जैसे ही हेयर ड्रायर मशीन लेने के लिए ड्रेसिंग टेबल के ड्रावर में से निकालने के लिए झुकी, तब उसे यह एहसास हुआ कि उसके अलावा कमरे में कोई और भी है। उसने एक ही झटके में पीछे मुड़कर साइड सोफे पर बैठा तेज पर चली गई। बानी सिर्फ बाथरोब में ही थी। दोनों के बीच कुछ कुछ देर तक खामोशी छा गई। दोनों के आंखें एक दूसरे में खो गई थी। वही बानी तेज की आंखों में इतनी खोसी गई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब तेजवीर बानी के सामने आकर खड़ा हो गया। तेजवीर बानी की आंखों में देखते हुए उसके इतने करीब चला आया कि अब दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। तेज को अपनी इतनी करीब देखकर बानी थोड़ी हड़बड़ा गई, जिसे अपने आप को ना संभालने की वजह से पीछे की ओर गिरने लगी। वो नीचे गिरकर कोई चोट लग जाती उससे पहले तेजव अपनी दोनों मजबूत हाथ से बानी के पतली कमर को पकड़ लिया। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे दोनों के दूध जैसे सफेद स्किन किसी सफेद हीरे की तरह चमक रही थी, या यूं कहें दोनों की खूबसूरती एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी। भगवान ने सोच समझकर ही दोनों को एक दूसरे के लिए और साथ ही बड़े ही फुर्सत से दोनों को बनाया हो। बानी और तेज दोनों ही ना चाहकर भी दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर से हटी नहीं रही थी। तेजवीर की हाथ धीरे धीरे करके बानी के कमर के इर्द गिर्द घूम रही थी। बानी को एहसास हुआ कि वो बस एक ही बाथरोब में खड़ी है, उसने तो कपड़ा पहना ही नहीं है। ये याद आते ही वो सीधी खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन तेज उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बानी ने देखा कि तेज उसे नहीं छोड़ रहा है तो उसने धीमी लेकिन थोड़ा हकलाते हुए बोली, आप क्या आप मुझे छोड़ेंगे? तेजवीर उसे सीधे खड़ा करते हुए कहा, रिलैक्स, इतनी बेचैन होने की जरूरत नहीं है, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। बानी तेजवीर की इतना जेंटलमैन देखकर उसके चेहरे पर शर्म से उसका गाल गुलाब हो गया था। ये देख तेज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और बिना देरी किए उसके कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपनी होठ उसके होठ पर रख दिया। बानी एक पल के लिए तो हैरान हो गए और अगले ही पल नॉर्मल होकर उसका साथ देने लगी। दोनों के बीच डीपी किस होने के बाद दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सो गए। अगला दिन सुबह का वक्त बानी की आंखें पक्षियों चीह चीहट से खुल गई। उसने देखा कि तेजवीर पहले से ही उठ चुका है तो उसने भी जल्दी उठकर तैयार होने चली गई, क्योंकि बानी को तो पहले से ही पता था कि अब 2 घंटों में यहां से वो और तेज दोनों ही निकल जाएंगे, तो बिना देरी किए जल्दी से उठकर नहाने चली गई। दूसरी ओर कश्यप विला में पिया अब ठीक हो चुकी थी और कल कॉलेज जाने की पूरी तैयारी करने में लगी हुई थी। पिया को पता चल गया था कि बानी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है जो उसने ली रखी है। जैसे ही पिया को ये बात पता चली थी तब से उसका गुस्सा और जलन और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो ये नहीं चाहती थी कि कभी बानी उससे भी आगे बढ़े, सब लोग उसे वाहवाही दे। पिया पहले से भी ज्यादा आक्रामक गुस्सैल बन गई थी, लेकिन इस बात से रूपाली को या महेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ बानी तेजवीर के साथ प्राइवेट विला की ओर निकल चुकी थी। वैसे सिंह हवेली और तेजवीर की प्राइवेट विला के फासले 2-3 घंटे की थी, लेकिन तेजवीर का विला बानी के कॉलेज कम से कम सिंह हवेली से भी आसान और नजदीक भी था। तेज का विला एक लग्जरी सोसाइटी में था, या यूं कहें कि वो पूरी सोसाइटी तेज का ही था। ये विला करोड़ों एकड़ जमीन पर बना हुआ था और तरफ खाली जगह पर हर तरह की फलों की बगीचा साथ ही साथ फूलों की बगीचा बनाए गए थे। इसके लिए हजारों नौकरों को भी रखवा गए थे ताकि बगीचों की अच्छे से देखभाल कर सके। तेजवीर ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चला रहा था तो वही बानी उसके बगल में पैसेंजर सीट पर बैठकर बाहर का नजारा देख रही थी। बानी इन रास्तों को वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। भले ही वो इस जन्म में पहली बार तेजवीर के साथ उसके विला जा रही थी, लेकिन पिछले जन्म में वो कई बार घूम चुकी थी। तभी उसकी नजर रास्ते के बीच में क्रॉस होकर जाता हुआ एक और रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही बानी ने वो रास्ता देखा उसका हाव भाव ही बदल गया। इतने देर विला जाने की खुशी छाई हुई थी, अब उस रास्ते को देखकर डर घबराहट से उसका सारा बदन पसीनों से भीग गया। तेजवीर गाड़ी चलाने में ध्यान होने के वजह से वो बानी के बदलते हुए हाव भाव को नहीं देख पाया था। बानी के दिमाग में वो रास्ता ब्लैक एंड व्हाइट में सारा सीन चलने लगा। कैसे ये रास्ता उस काली रात डरावनी काली जंगल की ओर जाता था, कैसे वो एक टैक्सी में बैठकर उस जंगल की ओर जा रही थी, कैसे वो पहाड़ी पर पहुंची थी,
कैसे उसे पीठ के पीछे छुरा घोंपा था, कैसे उस काली अंधेरे में उसका दिल चीर कर निकाला गया था, कैसे वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी, कैसे उस तूफान की बारिश में उसकी आवाज दब गई थी, कैसे उसकी मौत हो गई थी। ये सब याद आते ही वो पिछले जन्म में दर्द के मारे चिल्ला रही थी, वैसे ही अब प्रेजेंट में गाड़ी में बैठी बानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने देर गाड़ी में खामोशी थी, अब अचानक से बानी को चिल्लाते देख तेज एकदम से घबरा गया और हड़बड़ी में जोर से ब्रेक लगा दिया, जिसे गाड़ी एकदम से रुक गई। तेज जल्दी से बानी को संभालते हुए पूछने लगा, बानी 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 क्या हुआ तुझे? बानी, हे मेरी आवाज सुन रही हो, क्या हुआ तुझे? घबराहट में बानी के गालों को थपथपाने लगा। बानी अभी भी आंखें बंद करके चिल्लाए जा रही थी। बानी को ऐसे चिल्लाता हुआ देख तेजवीर एकदम डर गया था। डर के वजह से चला रहा गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगा दिया। बानी को अपनी होश में लाने के लिए उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, बानी क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ बताओ। बानी के कानों में जैसे ही तेजवीर की आवाज पड़ी, वो जल्दी से अपने होश में आते हुए यहाँ वहां देखने लगी। उसे तब जाकर एहसास हुआ कि वो तेजवीर के साथ गाड़ी में बैठी है। फिर तेजवीर की ओर देखते हुए थोड़ा परेशान में हकलाते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, वो मैं कुछ डरवनी सपने देखा था, इसलिए शायद ऐसे रिएक्ट कर दिया। उसे इतना ज्यादा घबराया देख तेज भी आगे कुछ नहीं पूछा, बस उसे पीने के लिए पानी देकर उसके सिर को सहलाने लगा। कुछ पल तक ऐसे सहलाने के बाद तब जाकर बानी अपनी नॉर्मल हुई, लेकिन तेजवीर अभी भी उसे एकटक देखे जा रहा था। साथ ही समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर बानी को अचानक से हुआ क्या था। अब तुम ठीक हो ना? तेजवीर दोबारा फिक्र जताते हुए सवाल किया। ये देख बानी जल्दी अपने आप को ठीक करते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आराम करो, बस कुछ ही मिनटों में हम घर पहुंच जाएंगे। ये कहकर तेजवीर एक नजर बानी पर डाली, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। बानी की दिमाग में अभी अभी वही सीन घूम रही थी। इन्हीं सोच में वे दोनों तेजवीर का प्राइवेट विला पहुंच गई थी। बानी जो कि आंखें बंद करके बैठी हुई थी, गाड़ी रुकने की वजह से अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि वो लोग पहुंच गए हैं। तेजवीर बानी की तरफ बड़े ही प्यार से लेकिन साथ ही थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अब तुम ठीक हो ना? बानी बस हाँ में जवाब दी। उसे भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से तेजवीर इतना परेशान हो रहा था। साथ ही उसको अजीब भी लग रहा था। अजीब इसलिए लग रहा था कि वो जाने अनजाने में तेजवीर के सामने चिल्ला रही थी। हालांकि चिल्लाने की कारण जो कुछ भी हो, लेकिन तेजवीर के सामने अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। उसके चेहरे का हाव भाव को देखकर तेजवीर समझ गया कि इस वक्त बानी क्या सोच रही है। तेजवीर उसे शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स, तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो। बानी की बालों में हाथ फेरते हुए उसकी गालों को प्यार से सहलाने लगा। बानी को तेजवीर का इतना केयरिंग करना बहुत अच्छा लग रहा था। बस वो हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दी। कुछ देर ऐसे ही गाड़ी में वे दोनों एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। कुछ देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि कितनी देर से वो दोनों ऐसे ही बैठे हैं। तेजवीर ने कहा, चलो चलते हैं अंदर। दोनों दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतर गए। बानी बड़े ही ध्यान से हर तरफ का नजारा देख रही थी। हर तरफ की खूबसूरती को देखकर बानी के दिमाग में आई हुई वो डरावनी यादें को पूरी तरह भूल गई। तेजवीर का प्राइवेट विला एक ऐसी जगह पर थी कि हर तरफ फूलों की पौधे, फल के पेड़, हर तरफ हरियाली से भरा पड़ा था। सबसे पहले ये पॉइंट था कि तेजवीर का विला सबसे हाई लेवल की टाइट सिक्योरिटी थी। हर तरफ बॉडीगार्ड्स अपने अपने हाथों में गन लिए हर तरफ नजर रखे हुए थे। कोई भी इंसान, बड़े से बड़े वीआईपी लोग भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते थे, तो बाकी लोगों का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। बानी एक नजर हर तरफ दौड़ाई और तेजवीर के साथ साथ घर के अंदर जाने लगी। तभी लीला एक सर्वेंट के साथ वहां पर आए। वो सर्वेंट दिखने में यही 25 साल की आसपास की होगी। हाथ में आरती की थाल लेकर तेजवीर और बानी के पास आ गई। लीला को देखकर बानी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वैसे तो लीला सिंह हवेली में काम करती थी और आज तक करती भी आ रही थी, लेकिन आज से वो तेजवीर का विला में रहने वाली थी। इसके पीछे का कारण बानी पिछले जन्म के वजह से अच्छी तरह से जानती थी। फिर हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोली, आंटी आप? लीला मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देते हुए कहा, हाँ, आज से मुझे भी यही रह रही हूँ। बड़ी मालकिन ने कहा था, इसलिए आ गई। बातें करते हुए ही दोनों की आरती उतार दी और अंदर आने को कहकर वे दोनों साइड हो गए। बानी अंदर आते ही उसकी आंखों के सामने पिछले जन्म में बिताई हुई यादें दौड़ने लगी। किस तरह वो अकेली इस घर में रहा करती थी,
कुछ अच्छी यादें भी थी तो कुछ बुरी यादें भी थी। बानी ने देखा कि सभी सर्वेंट्स एक कतार लाइन बनाकर सिर झुकाए दोनों तरफ खड़े हुए थे। जैसे जैसे तेजवीर बानी को लेकर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सभी सर्वेंट्स सिर झुकाए अभिवादन करते हुए जा रहे थे। जाते हुई बानी की नजर एक सर्वेंट पर पड़ी। ये सर्वेंट और कोई नहीं बल्कि वही सर्वेंट थी जो बानी बेहोश होकर सड़क पर पड़ी थी तब तेजवीर उसे बेहोश की हालत में अपने विला पर ले आया था। तब ये नौकरानी जिनका नाम नीलिमानी है, इसने ही कपड़े लाकर बानी को दी थी। बानी एक पल के लिए उसे ही घूरे जा रही थी। नौकरानी नीलिमानी की आंखों में जलन साथ ही गुस्सा साफ दिख रहा था। बानी उसकी गुस्से वाली चेहरे को वो साफ देख सकती थी, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके मन ही मन तैयार कर लिया था कि धीरे धीरे करके नीलिमानी को सबक सिखाएगी, उसकी औकात भी दिखाएगी। तेजवीर बानी के साथ सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसके जेब में रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। फोन रिंग करने की वजह से बानी का ध्यान भी उस तरफ खींच लिया। तेजवीर अपने जेब में से फोन निकालकर मोबाइल के स्क्रीन पर आ रही नंबर को देखकर बानी से कहा, मुझे कुछ काम है इसलिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ और तुम कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बानी भी ठीक है कहकर वो कमरे की ओर चली गई। तेजवीर यहाँ स्टडी रूम में आकर लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। तभी स्टडी रूम का डोर नॉक करने की आवाज आए, कम इन। ये सुनते ही बाहर खड़ा इंसान अंदर आया, जल्दी से आकर तेजवीर के सामने खड़ा हो गया। क्या अपडेट है एडेन? ये इंसान कोई और नहीं बल्कि तेजवीर का राइट हैंड बॉडीगार्ड एडेन था। बॉस, वो लोग तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश करते हुए यहाँ इंडिया तक भी आ गए हैं, तो आगे क्या करना है बॉस? एडेन ने कहा। उसकी बात सुनकर तेजवीर एक पल चुप्पी के बाद आगे कहा, उन्हें जो करना है करने दो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि बानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलनी चाहिए और उसको बिना मालूम पड़े ही उसके आसपास का सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर देना। उसको एक खरोंच भी आनी नहीं चाहिए। तेजवीर की बात सुनकर एडेन, जी बॉस अभी हो जाएगा, कहकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। एडेन जाने के बाद तेजवीर कुछ देर तक कुछ सोचता रहा। इस पूरी कमरे में शांति होने के वजह से बस तेजवीर की उंगलियों से अपनी लैपटॉप पर टैप करने की आवाज आ रही थी। तभी दोबारा कमरे की नॉक करने की आवाज आए। अंदर आओ। एक सर्वेंट अंदर आकर अपनी सिर झुकाए कहा, साहब लंच तैयार है, तुम जाओ मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तेजवीर ने कहा। यह सुनकर सर्वेंट तुरंत वहां से चला गया। उसे जाते ही तेजवीर अपने कमरे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोलकर अंदर आकर देखा तो बानी पहले से ही फ्रेश होकर किताब पढ़ते हुए बैठी थी। तेजवीर को आता देख बानी पकड़ी हुई किताब को साइड पर रख दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, हो गया आपका काम? तेजवीर अंदर आते हुए बानी से कहा, हाँ हो गया, चलो लंच करने चलते हैं। बानी बोली, ठीक है। दोनों साथ में लंच करने नीचे डाइनिंग टेबल पर चले आए। दोनों की लंच होने के बाद तेजवीर बानी की ओर देखकर बड़े प्यार से माथे पर चूमते हुए कहा, थोड़ा कुछ काम है, मैं 1 घंटे में ऑफिस जाकर आता हूँ, ठीक है? बानी हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है। ये सब हो रही तेजवीर और बानी के बीच प्यार भरी बातें दूर पर खड़ी नीलिमानी देख पा रही थी, साथ ही सुन पा रही थी। पिछले जन्म में नीलिमानी तेजवीर को बड़े ही आराम से देखा करती थी और ज्यादातर उसके आसपास ही मंडराती थी। जब तेजवीर की शादी बानी से हुई, उसका गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता था, या यूं कहे कि बानी को तेजवीर के आसपास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हमेशा से बानी को अपनी रास्ते से हटाना चाहती थी। ये काम उसकी अकेली की बस में नहीं है। वो पागलों की तरह तिलमिला उठती थी, लेकिन एक दिन पिया का साथ उसे मिल गया था। पिया को भी वही चाहिए थी। नीलिमानी कुछ हद तक पिया का काम आसान कर दिया था। बानी नीलिमानी का नजर को अच्छे से भांप लिया था। वो ये भी अच्छी तरह से उसके दिमाग में क्या सोच रही है। बानी जानती थी कि उसे आगे क्या करना है, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग को बिना परेशान किए ही वो तेजवीर के साथ बातें करने में लगी हुई थी। तेजवीर बानी को ध्यान रखने को कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। वही बानी मुड़कर अपनी कमरे की ओर जाने लगी। जाते जाते एक नजर उस सर्वेंट नीलिमानी पर डाली। ये देख एक पल के लिए वो सर्वेंट नीलिमानी डर गई और अपनी नजर झुका ली। बानी ने एक तिरछी नजर डालकर अपनी कमरे में चली गई। अभी भी वही खड़ी वो सर्वेंट एक गहरी सांस छोड़कर अपना काम करने चले गई। बानी अपनी कमरे में आकर दोबारा अपना किताब पढ़ने में बिजी हो गई। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दाहिने की ओर सीधे कॉरिडोर से होते हुए विला के पिछले की हिस्से की ओर नीलिमानी अपने गुस्से में लेकर जा रही थी। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल होगा। नीलिमानी सीधे उसके कमरे में घुस गई। ये जगह सर्वेंट्स कोर्टरेस था।
यहाँ सर्वेंट्स के रहने के लिए कमरा बनवा गए थे। कम से कम 30 के आसपास कमरे मौजूद थी। एक कमरे में दो दो सर्वेंट्स रहते थे। नीलिमानी को इतना गुस्से में देख उसके साथ रहने वाली दूसरी सर्वेंट जिसका नाम मिली थी, उसने कहा, क्या हुआ नीलिमानी, तू इतना गुस्से में क्यों है, किसी ने कुछ कहा है क्या? नीलिमानी ये सुनकर गुस्से में मिली से कहने लगी, तुम अपना काम देखो, मेरे ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीलिमानी का ऐसे रूडली बात करना मिली को पहले से ही आदत थी। वो ऐसे ही बात करती है ये जानती थी, इसलिए उसकी बात पर गुस्सा ना करते हुए वो आगे बोली, ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर आराम कर लो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर मिली अपना काम करने चली गई। यहाँ पीछे नीलिमानी अभी भी गुस्से में तमतमा रही थी। दूसरी ओर कश्यप विला में रूपाली, महेश, पिया और बुवा सोफे बैठे हुए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। महेश अपनी दोनों हाथ कमरे पे रखकर खड़ा हुआ था। अब बानी पूरी तरह से बदल चुकी है। हमारा जो कुछ भी प्लानिंग बनाए थे वे सब फ्लॉप होती ही जा रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर वो लड़की में इतना बदलाव क्यों और कहां से आया? गुस्से में तिलमिलाते हुए महेश ने कहा और अगले भी पल अपना चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए रूपाली और पिया की ओर देखते हुए आगे कहा, कहीं तुम दोनों ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किए हो ना जिसे बानी को तुम दोनों पर गुस्सा आ गया हो और कुछ ऐसा पता चल गया हो जो हमारे लिए आगे जाकर खतरा हो? नो डैड, हम तो कुछ ऐसे वैसे बात ही नहीं की है जिसे आगे जाकर हम पर मुसीबत आ सके। रूपाली जल्दी से अपनी डैड को शांत कराते हुए बोली। महेश एकटक पिया को देखने लगा, मानो उसे अपनी खुद की बेटी की बातों पर यकीन ना हो। अपने पिता को अपनी ओर ऐसे देखता हुआ देख पिया दोबारा बोली, डैड, मैं सच कह रही हूँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो बानी हम लोगों पर शक हो जाए या कुछ सच्चाई हमारे मुंह से निकल जाए। ट्रस्ट मी डैड। आह, ठीक है, ये सब जाने दो, अब आगे क्या करना है, कैसे हम प्लान सक्सेसफुल बनाएं? महेश एक आह भरते हुए कहा। पिया एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, डैड, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया बेटा? रूपाली ने पूछा। महेश भी पिया को ही देखे जा रहा था और इंतजार करने लगा कि आगे बोलने की। पिया बोली, डैड, मॉम, हमें अब अच्छा बनने का नाटक करना होगा। जब तक हमारा काम ना हो जाए तब तक हम बानी से अपने पन से बात करेंगे। अगर ऐसा करने से क्या होगा बेटा, अब तो बानी हमारे साथ ठीक से मुंह से बात भी नहीं करती। रूपाली ने परेशान होते हुए बोली। महेश भी रूपाली की बात से सहमत होते हुए हाँ में हाँ मिलाने लगा। पिया अपने पेरेंट्स की ये बातें सुनकर आगे बोली, मॉम, डैड, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो टैडी करके निकलना होगा। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती भी है ना। बस हम ऐसा ही करेंगे। बानी को हमारे झूठी प्यार और विश्वास दिलाएंगे। उसे यकीन हो जाए तो हम तुरंत हमारा काम निकलवा लेंगे। अगर वो नहीं मानती, हमारा ये पहला वाला प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ तो ऑप्शन भी है, उसकी मौत। सीधे उसको भगवान पहुंचा देंगे और हमारा काम पूरा कर लेंगे। पिया की बात सुन रूपाली बुआ और महेश अच्छे से समझ गए और पिया की बात यानी प्लानिंग भी अच्छा लग गई। वे सभी को पता चल गया कि आगे क्या करना है। अगली सुबह बानी जल्दी उठकर तैयार होने चली गई क्योंकि आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। वो अभी रेडी ही हो रही थी तभी उसके मोबाइल पर शालू नाम फ्लैश होने लगी। शालिनी का नाम देख बानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ बोलो शालू, जल्दी से फोन उठाते हुए बोली। दूसरी तरफ से शालू बोली, अरे यार कहाँ हो, आज कॉलेज है ना, अभी तक क्यों नहीं आई हो? मैं ऑलरेडी कॉलेज में हूँ, तू आ रही है कि नहीं? शालिनी की बातों में कॉलेज आने की खुशी साफ झलक रही थी। ये देखकर बानी हंसते हुई बोली, अरे थोड़ा सांसें भी लो, मैं कॉलेज आ रही हूँ लेकिन अभी भी कुछ घंटे समय है, मैं तैयार हो रही हूँ। तू ये बता कि तू इतनी जल्दी कॉलेज क्यों गई है? अरे यार, मुझसे रहा नहीं गया कि कब कॉलेज को जाओ, इसलिए जल्दी से आ गई। देख तू देर ना करियो, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ, शालिनी ने कहा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर कॉल काट दिया और ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई अपनी घड़ी को पहनते हुए आईने में देखने लगी। अब उसके चेहरे पर गंभीर दिखने लगी और मन में कहने लगी, अब आज से इसके आगे की जिंदगी मेरी होगी, वो भी मेरी हिसाब से। ये सोचते हुए मुड़कर जाने लगी। तभी अचानक से वो पीछे खड़े इंसान से टकरा गई, जिसे बानी की नाक लाल हो गई क्योंकि जैसे ही वो मुड़ी वो तेजवीर के सीने से टकरा गई थी। उसका अंजाम उसका नाक लाल हो गया था। बानी अपनी नाक को सहलाते हुए बोली, हबी ये क्या है, देखो मेरा नाक कितना लाल हो गया। ऐसे पीछे क्यों खड़े थे वो भी बिना बातें किए, मुझे डरा ही दिया।
तेजवीर उसकी ऐसे छोटे बच्ची की तरह बोलते देख हंसते हुए कहा, अच्छा दिखाओ, मेरी स्वीट वाइफ की नाक कितना लाला हो गया है, दिखाओ। बानी को एहसास हुआ कि तेजवीर उसे फ्लर्ट कर रहा है। उसने जल्दी से हल्की सी दूर करते हुए बोली, रहने दीजिए, मुझे देर हो जाएगी हबी कॉलेज जाने में। उसकी बात सुन तेज उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मैं छोड़ दूंगा तुझे। किस करने की वजह से बानी का चेहरा शर्म से लाल हो गई। ठीक है चलिए, बानी जल्दी से जाती हुई बोली, क्योंकि वो तेज के सामने और ज्यादा शाय करना नहीं चाहती थी, और तेज भी उसे ऐसा होता ना देख ले ये सोचकर जल्दी से अपनी नजर झुकाकर कॉलेज बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। तेज भी अभी भी जिम से लौट आया था। वो भी जल्दी से तैयार होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया। बानी पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठकर तेज का इंतजार कर रही थी। ये देख तेज जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। तेज बीच के हेड चेयर पर बैठा हुआ था तो वही बानी उसकी बगल में राइट साइड चेयर पर बैठी हुई थी। तेजवीर को देखकर मुस्कान के साथ बोली, हबी मैं आज थोड़ी लेट करके घर आऊंगी। तेजवीर ये सुना तो एक पल के लिए बानी को ही देखने लगा। तब तक एक सर्वेंट आकर उन दोनों की नाश्ता सर्व करने लगा। वही तेजवीर बानी को आगे बोलने का इंतजार करने लगा। बानी बोली, हबी आज मैं शॉपिंग करने जाना है, इसलिए मैं शालिनी के साथ कॉलेज खत्म करके सीधे शॉपिंग करने जाऊंगी। मुझे कुछ खरीदारी करनी है इसलिए। ये सुन तेजवीर उसे प्यार से कहा, ओके जान, जो चाहे वो तुम कर सकती हो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, माय क्वीन लेडी। उसको ऐसे कहता देख बानी बड़ी से स्माइल पास कर दी। उसको ऐसे हंसता हुआ देख तेज को भी बड़े ही सुकून मिल रहा था। उसको भी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि बानी उसके साथ खुलकर बातें जो करने लगी थी, वरना शर्म के वजह से वो कहाँ बोल पा रही थी। दोनों के नाश्ता खत्म होने के बाद जाने के लिए जैसे ही बानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, तेज उसका हाथ पकड़ते हुए रोक दिया और उसके हाथ में ब्लैक कार्ड और गोल्डन कार्ड थमा दिया। दोनों कार्ड को देखकर बानी की आंखें चौड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में दो दो कार्ड देखकर कभी तेजवीर को देखती तो कभी कार्ड्स को। फिर मुस्कुराते हुए बानी बोली, अरे वाह हबी, मुझे दो दो कार्ड्स दे रहे हो, क्या बात है। तुम मेरी प्यारी वाइफ हो, तुम अपने आप को किसी से नीचा दिखने की जरूरत नहीं है। तुम तेजवीर की पत्नी हो, कोई भी लोग तुझे आसानी से नीचा ना दिखा सके। मैं चाहता हूं तुम बुरे लोगों को ईंट की चोट पत्थर से देना सीखो, तब जाकर लोग तुम्हारे साथ बुरा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये दो कार्ड तो बस मेरे तरफ से गिफ्ट्स है, तुम बिंदास इसको यूज करना। तेजवीर बानी की हाथ को पकड़कर बाहर गाड़ी के पास ले जाते हुए कहा। बानी तेजवीर की बातें बड़े ही अच्छे से समझ रही थी। तेजवीर जो कुछ भी कह रहा था सच ही तो कह रहा था, लेकिन तेजवीर को ये नहीं पता कि बानी अब पुरानी बनी नहीं रही। अब वो डरी हुई सहमी हुई जुटे अपनापन को सच्चाई समझकर धोखा तो नहीं खाने वाली थी। तेजवीर और बानी दोनों ठीक आधे घंटे में कॉलेज पहुंच गए थे। बानी तेजवीर को गालों पर किस करके गाड़ी से उतर गई और हाथ से सी अप करके कॉलेज के गेट के अंदर जाने लगी। तेजवीर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसके आंखों के सामने से दिखना बंद नहीं हो गई हो। ये देख तेजवीर अपनी आंखों पर ब्लैक गोगल चढ़ाते हुए अपने ड्राइवर से कहा, चलो शमशेर। शमशेर तेजवीर का एक खास आदमियों में से एक था। शमशेर भी तेजवीर का ड्राइवर के साथ साथ एक वफादार आदमी भी कई सालों से तेजवीर के साथ ही रहा है। मगर ये भी नहीं है कि शमशेर एक आम इंसान है, ये सोचना भी गलत होगा। लेकिन शमशेर के बारे में तेजवीर के अलावा और उसके करीबी भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता। तेजवीर बानी को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल चुका था। यहाँ बानी कॉलेज के अंदर एंटर होकर शालिनी को ढूंढने के लिए अपनी नजर हर तरफ दौड़ने लगी। उसे शालिनी कहीं नहीं दिख रही थी। थोड़ा आगे जाकर देखा तो थोड़ी दूर कैंटीन के पास एक पेड़ के नीचे रखे गए बेंच के ऊपर बैठकर चाय पिए जा रही थी। उसको ऐसा करता देख बानी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वैसे तो अभी तक ज्यादा स्टूडेंट कॉलेज नहीं आए हुए थे, कुछ एक दो स्टूडेंट ही यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ऐसा नहीं कि आज छुट्टी या खास दिन था, वो इसलिए कि शालिनी खुशी में आकर कुछ ज्यादा ही जल्दी में आ गई थी। इसके चक्कर में बनी को भी जल्दी आना पड़ा था। बानी ने देखा कि शालिनी अकेली पेड़ के नीचे बैठकर चाय का आनंद उठा रही है, हंसते हुई उसके पास जाने लगी। शालिनी की ध्यान भी सामने से आ रही बानी पर चली गई। उसे देखकर शालिनी जल्दी से हाथ हिलाकर आने का इशारा कर दिया। बानी भी उसकी ओर ही जाने लगी। तभी अचानक से 3 से 4 बाइक्स बानी के सामने से तेज आवाज के साथ निकल गए। एक पल के लिए तो बानी डर के मारे पीछे हट गई। अपनी नजरें उठाकर उस ओर देखा तो उसी बाइक्स पर 7 से 8 लड़के बैठकर सबको परेशान करते हुए जा रहे थे। उन लड़कों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सभी किसी अमीरजादे की बिगैल बच्चे हैं।
इतनी बड़ी कॉलेज में ऐसे अमीर घराने लड़के ऐसे ही कॉलेज में आकर सबको परेशान करना आम बात तो होती थी। बानी ज्यादा ना सोचकर वो शालिनी के पास जाकर बैठ गई और वो दोनों बातें करने में मग्न हो गई थी कि कोई उन दोनों को भूले जा रहे हैं। अभी अभी बानी के सामने से गए हुए बाइक्स वालों की नजर उन पर टिकी हुई थी, लेकिन इन दोनों लड़कियों को एहसास ही नहीं हुआ था, बस बातों में ही मग्न थी। बानी बोली, अरे यार इतनी जल्दी कॉलेज को कौन आता है? मैं आती हूं ना, शालिनी एकदम से बोल पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन इसके पीछे का असलियत बानी बड़े अच्छे से जानती थी। बानी ने सीधे पॉइंट पर आती हुई बोली, क्या फिर से तुम्हारे चाची ने पढ़ाई को लेकर हंगामा किया? शालिनी एक गहरी सांस छोड़ते हुए आह भरी और बोली, तुम्हें तो पता है बानी, चाची पहले पढ़ाई के लिए इसलिए मानी थी क्योंकि पढ़ाई का समय रात का था। नाइट हाई स्कूल होने के वजह से चाची को कोई ऐतराज नहीं था। सारा घर का काम भी तो दिन भर कर दिया करती थी, जिस वजह से वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती थी। मगर अब वो गुस्से में तिलमिला रही है। शालिनी अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर पाती बानी ने उसकी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, इसलिए वो तुम्हारे साथ मारपीट कर दी है ना? बानी की बात सुनकर शालिनी कुछ नहीं बोली, बस खामोश होकर सिर झुकाकर बैठ गई। ये देख बानी असलियत में शालिनी के साथ हुआ क्या था इस बात को वो अंदाजा लगा लिया था। बानी ने आगे कहा, और तुम्हारी चाची को इतना सब कुछ करने के बावजूद वो तुम्हें भूखा पेट रखा, खाने का एक निवाला नहीं दिया, क्यों? मैंने सही कहा ना? अभी शालिनी कुछ नहीं बोली, क्योंकि शालिनी को पहले से ही पता था कि कोई भी बात हो वो बानी के सामने कुछ नहीं छुपाती। उसको ऐसे खामोश देख बानी बात को आगे बढ़ाया, तुम्हारी चाची का कंडीशंस क्या है? ये सुन शालिनी एक ही झटके में बानी को देखने लगी। उसको एक बात समझ नहीं आई कि कंडीशन के बारे में बानी को कैसे पता, मगर उसे ये नहीं पता कि बानी का ये पुनर्जन्म तो था ही, साथ ही महादेव की कृपा से उसे कुछ पॉवर भी मिली है। बानी का ये सिक्स सेंस का ही असर का था। शालिनी को अपनी ओर ऐसे देखता हुआ पाकर बानी समझ गई कि शालिनी क्या सोच रही है, इसलिए बड़े ही कैजुअली बोली, अरे यार मुझे क्या तुम्हारी चाची के बारे में नहीं पता क्या? ये सब करती है तो ऑफकोर्स कंडीशंस रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बानी की ऐसे बातें सुनकर वो भी नॉर्मल होते हुई बोली, हाँ यार चाची ने कंडीशंस तो रखी है। और वो क्या कंडीशन है? बानी ने पूछा। शालिनी उसकी बात का जवाब देती हुई बोली, वो मेरी इस पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रही है और मेरा कॉलेज आना उन्हें पसंद नहीं है। इसके बदले वो मुझे घर से निकलवाने की धमकी दे रही है। मुझे पैसे कमाकर चाची को देना होगा, साथ ही घर का सारा काम को भी करना होगा, वरना मुझे खाना भी नहीं मिलेगा और साथ ही घर में रहने नहीं देने वाली है। उसकी बात सुन बानी चुप थी। शाली फिर आगे बोली, लेकिन मैंने भी यही सोचा था पहले कि बस किसी भी तरह से हाई स्कूल तक पढ़ाई हो जाए, फिर छोटा मोटा जॉब करके चाची की हर बात मानूंगी। लेकिन अब मुझे पूरी पढ़ाई करनी है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और अब इतनी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ही रहूंगी। उसके लिए मुझे घर से क्यों ही ना निकाल दे। निकाल दे क्यों? मुझे घर से निकाल ही दिया है। ये सुन बानी थोड़ी हैरान हो गई। क्या तुझे घर से ही निकाल दिया है? अब तुम कहाँ रह रही हो? अभी तक तो कोई ठिकाना नहीं मिला, लेकिन जल्द ही ढूंढ लूंगी। रात में जब चाची मारपीट कर रही थी तभी मैं घर को छोड़ दिया था, मगर जब ये सब हुआ तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बानी बोली। ये सुन शालिनी हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारे और जीजू के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती और मेरे वजह से आप दोनों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। बानी थोड़ी गुस्से में भड़कती हुई बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो पहले तुम्हारा रहने के लिए बंदोबस्त करेंगे। लेकिन अब तो क्लासेस शुरू होते होंगे। शालिनी बोली तो बानी भी एक पल के लिए सोचा, फिर बोली ठीक है, क्लासेस खत्म होने के बाद जाएंगे। दोनों ही क्लासेस की ओर जाने लगी। दोनों ने यहाँ वहाँ देखा तो ज्यादा कोई भी स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे तो बस गिने चुने स्टूडेंट्स ही थे। बानी ने घड़ी में समय देखा तो सच में क्लासेस शुरू होने का समय हो गया था, लेकिन वहाँ ना ही स्टूडेंट्स और ना ही लेक्चर्स थे। दोनों आगे जाकर वॉचमैन अंकल से पूछने लगी। बानी बोली, अंकल आज कॉलेज नहीं है क्या? अरे बेटा, तुम दोनों को नहीं पता, आज होली है तो सब स्टूडेंट होली खेलने प्लेग्राउंड में शामिल हैं। सब लोग वहीं पर होली की मजे ले रहे हैं, इसलिए आज कोई क्लासेस नहीं है बेटा। तुम दोनों भी जाओ, जाकर होली खेलो। ये सुनकर बानी और शालिनी एक दूसरे को देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए दोनों एक साथ वॉचमैन अंकल से कहने लगी, अंकल आपको भी हैप्पी होली। लेकिन रंग ही नहीं है यहाँ तो। शालिनी बोली। ये सुनकर वॉचमैन अंकल हंसते हुए कहा, हैप्पी होली बेटा,
कॉलेज में रंगों को लाना अलाउ नहीं है बेटा, इसलिए कॉलेज के प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं सभी। हम रुको, मेरे पास थोड़ा सा है। कहकर वॉचमैन अंकल अपने लकड़ी के ड्रॉवर में से एक छोटा सा डिब्बी में गुलाब रंग रखा हुआ था। उसे देखकर तीनों हंसते हुए एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा रंग लगाने लगे। बानी और शालिनी दोनों वॉचमैन अंकल को बाय बोलकर ग्राउंड की ओर जाने चली गई। वे दोनों अंदर तो नहीं गई, लेकिन दूर होकर बाकी लोगों को रंग खेलते हुए देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए एक बार फिर एक दूसरे को गले लगकर होली की बधाई देने लगी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था ये होली उनकी जिंदगी की पहली होली है, बानी के लिए भी और शालिनी के लिए भी। और सच्चाई भी थी, बानी पिछले जन्म में वो कभी भी होली नहीं खेली थी। बस कश्यप परिवार में वो नौकरों की तरह काम करने में व्यस्त रहती थी। अगर खेलने का मन होता तो रूपाली और पिया के वजह से होली खेलना एक सपनों की तरह ही रह जाता, जिस वजह से बानी होली कभी नहीं खेली थी। शालिनी का भी वही हाल था, वो भी उसकी चाची के वजह से कभी नहीं खेल पाई थी। बस घर के कामों में डूबा देती थी, वरना पिटाई करना शुरू कर देती। बानी और शालिनी की जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजरी थी। इससे यही मालूम पड़ता था कि उनकी जिंदगी में होली का रंग कभी नहीं लगाई थी। दोनों कुछ देर वही खड़ी होकर बाकी लोगों के होली को एंजॉय करता देख रहे थे। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद दोनों लड़कियां वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी अचानक सामने वही बाइक वाले लड़के आकर उनके रास्ते काट दिए। बानी और शालिनी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये लड़के फिर से आकर क्यों खड़े हो गए। शालिनी चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी तो वही बानी बिना कोई हाव भाव के खड़ी थी। उसकी चेहरे पर कोई भी चिंता की लकीरें दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर बाइक वाले लड़कों में से एक लड़का ने कहा, अरे वाह, लगता है आज हमारे कॉलेज में 2 नई लड़कियां आई हैं। चलो अच्छा ही हुआ, होली खेलने में और भी मजा आएगा। हाँ, तुमने सही कहा, आज तो सच में और भी ज्यादा मजा आएगा, दूसरे लड़के ने कहा। बानी इनके फालतू के बकवास बातें सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। शालिनी को लेकर वहां से जाने लगी। तभी दूसरे लड़के ने बाइक में से जल्दी से उतरकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर बाकी के लड़के भी बाइक से उतरकर बानी और शालिनी के आसपास खड़े हो गए। ये देखकर शालिनी और भी ज्यादा परेशान हो गई। अपनी हकलाते हुई जुबान से कहने लगी, आप लोगों को क्या चाहिए, हटिए हमारे रास्ते से। ये सुना तो सभी लड़के ठहाके लगा के हंसने लगे। उनमें से एक ने कहने लगा, क्या कहा, हमें क्या चाहिए? इतना कहकर एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ सभी लड़के भी हंसने लगे। अपनी हंसी को रोकते हुए वही लड़का आगे कहा, देखो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम चाह रहे थे कि तुम दोनों हमारे साथ होली खेलो, लेकिन हाँ अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो हम मना कैसे कर सकते हैं, साथ ही होली भी खेलो, देखना तुम दोनों को होली खेलने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर वो शालिनी को रंग लगाने अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। ये देख शालिनी डर के मारे बानी का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। बानी अभी भी शांति से खड़ी थी। उस लड़के का हाथ शालिनी के गाल को छू पाता तभी उस लड़के की सांसें एक पल के लिए वही थमसी गई। शालिनी जो डर के मारे आंखें बंद कर ली थी, कुछ देर तक उसे कुछ भी एहसास न होने पर अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो लड़का एक स्टैच्यू की तरह चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। ये देखकर बाकी लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका दोस्त ऐसे भूत की तरह एक ही जगह पर क्यों खड़ा हो गया। वही बानी आराम से खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो किसी तरह से परेशान है। कुछ पल के बाद स्टैच्यू की तरह खड़ा वो लड़का एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देख वहां खड़े सभी लोग चौंक गए, साथ ही साथ हैरान भी हो गए, सिवाय बानी के। उस ग्रुप में एक लड़का जिसका बाल गर्दन तक आ रहे थे, उसने जल्दी से जाकर उस लड़के से कहा जो भूत की तरह खड़ा था, अबे ओए आलू, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? आलू अभी भी चिल्लाए जा रहा था। उसके आंखों में पानी भी आ गई। उसे देखकर मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि वो रो रहा है या चिल्ला रहा है। लंबे बालों वाला लड़का दोबारा बोला, अबे आलू, बोलना हुआ क्या है तुझे? आलू रोते हुए कहा, अरे यार बालू, मेरे पैरों में नुकीली चीज होगा जो चुभ गया है और बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज मदद करो मुझे, मेरी जान निकल जा रही है। बाकी सब ये सुनकर जल्दी से आलू के पास आ गए उसे मदद करने, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नुकीली चीज चुबा तो भी कहा, उन लोगों को दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये देखकर बानी को हंसी आने लगी, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं कुछ मदद कर दूं आप लोगों की। ये सुनकर लड़कों के ग्रुप में से एक और लड़का जिनका नाम था वेंकी, उसने कहा, मदद? तुम करोगी मदद? सच सच बताना कि तुमने क्या किया है। बानी अपनी कंधे उचकाते बड़े ही आराम से बोली, मैंने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं,
मैं तो चुपचाप एक ही जगह पर खड़ी थी, क्यों तुम सभी ने नहीं देखा मुझे? उस लड़के वेंकी को कुछ समझ नहीं आया बानी की बातों का जवाब कैसे दे, उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। बानी फिर हंसते हुए बोली, अरे अरे, ध्यान से देखना कहीं और गहरा चोट ना हो जाए। बानी की बातें सुनकर वे सभी लड़के को और भी ज्यादा चीड़ होने लगी थी, उससे भी ज्यादा तो उस आलू पर होने लगी थी। तभी बानी उनके मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे तुम लोग भी हद करते हो, यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो, उसके पैरों में देखो थोड़ा, वो भी तलवे के बीचों बीच। बानी इतना ही कहना था कि सभी ने जल्दी से आलू के पैर को उठाकर देखने लगे। सच में वहां पर किसी नुकीली चीज चुभने की वजह से खून निकल रहा था। बालू ने गुस्से में बानी पर चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो ये सब तुमने किया है और ऐसे दिखावा कर रही है कि तुझे कुछ पता नहीं। बानी बस हल्की से मुस्कुराने लगी। ये देखकर बालू को और भी ज्यादा गुस्सा में आ गया। वे सभी लड़के अब झगड़ा करने के मूड में आ गए थे। वेंकी ने गुस्से में बानी को मारने आगे बढ़ गया। अपना दाहिने हाथ को उठाकर बानी को मारने ही वाला था कि तभी बना उसका हाथ पकड़कर मुड़ोड़ दिया। ऐसा करने पर बालू को जान जाने जितना दर्द होने लगा, जिसे वो भी चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी लड़के भी बिना देरी किए बानी को मारने आगे आकर बानी पर हमला करना शुरू कर दिया। शालिनी ये देखकर वो थोड़ी सी डर गई और बानी का हाथ कसकर पकड़ ली। बानी ने शालिनी को देखा तो शालिनी ना में सिर हिला दी